मेरी पहली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 21 तक किए थे। अब हम 22 वाला क्वेश्चन करेंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है हमारा, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार करने का प्रस्ताव था ताकि अधिक भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सके। ऑप्शन 2 है, इसने मुस्लिम लीग और अन्य अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया कि उनकी सहमति के बिना कोई भी भविष्य का संविधान लागू नहीं किया जाएगा। ऑप्शन 3 है, इसमें युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इसमें हमारा आंसर होगा 22 में 1, 2 और 3 ये तीनों ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 23 हमारा, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने यह प्रस्ताव रखा कि ऑप्शन नंबर 1 है, इसने यह प्रस्ताव रखा कि समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस और राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया जाएगा। ऑप्शन 2 है, इसने एक ऐसे संविधान निर्मात्री संस्था की परिकल्पना की थी कि जिसमें प्रांतीय संविधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य शामिल हों। इसने यह अनिवार्य किया कि प्रत्येक प्रांत प्रस्तावित भारतीय संघ में शामिल हो तथा उसके बाहर रहने का कोई विकल्प न हो। इसमें हमारा आंसर होगा 1 हमारा सही है, 2 भी सही है, 3 गलत है। इसमें हमारा आंसर होगा 1, 2। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के लिए उत्तरदायी कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, क्रिप्स मिशन की विफलता, भारतीय सीमाओं पर जापानी सेनाओं का आगमन, बढ़ती कीमतों और खाद्य आपूर्ति में कमी। उपयुक्त में से कारक सही है। इसमें हमारा आंसर होगा ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर है, ब्रिटिश प्रशासनिक सत्ता को जन आंदोलन द्वारा अस्थायी रूप से उन्मूलित किए जाने के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समांतर सरकारें स्थापित हुई। बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना कांग्रेस नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के विकेंद्रीकृत स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन नंबर 3 है, समांतर सरकारें कारागार से कार्यरत कांग्रेस कार्य समिति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करती थी। यहाँ हमारा नहीं होगा, अगर नहीं होता तो हमारा ऑप्शन सी होता, तो ये ऑप्शन तो गलत ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है, समांतर सरकारों का अस्तित्व सामान्यतः शहरी केंद्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समय तक बना रहा क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण अपेक्षाकृत शीघ्र पुनः स्थापित हो गया था। तो हमारा आंसर होगा इसमें 1, 2 और 4।
क्वेश्चन नंबर 26 है, शिमला सम्मेलन 1945 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेवेल योजना में वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव था, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय सदस्य होने थे। ये इंग्लिश में भी फुल पीडीएफ है। ऑप्शन 2 है, शिमला सम्मेलन की विफलता मुख्य रूप से प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के लिए देशी रियासतों के सदस्यों के चयन की विधि पर असहमति के कारण हुई। उपयुक्त कथनों में से सही है केवल दो, 1, 2 या ना तो 1 ना तो 2। इसमें हमारा ऑप्शन दोनों सही होगा। क्वेश्चन 26 एक सही होगा, क्योंकि ये शिमला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। प्रस्तावित संघ के तहत प्रांतों ने रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के अलावा अन्य सभी विषयों में अपने पास रखे। ऑप्शन 3 है, कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी कि संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए, जो योजना के मूल ढांचे को बदलने के लिए स्वतंत्र हो। हमारा आंसर होगा इसमें भी 1 और 2। क्योंकि इसमें भी ये है कि कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए, यानी कैबिनेट मिशन ने सिफारिश नहीं की थी। अगर यहाँ नहीं होता तो ये क्वेश्चन भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, इसने ब्रिटिश भारत के विभाजन को अस्वीकार किया और 2 डोमिनियन की स्थापना का प्रावधान किया। माउंटबेटन योजना में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सार्वभौमता के समाप्त होने के पश्चात सभी देशी रियासतें स्वतः ही भारत अधिराज्य का हिस्सा बन जाएंगी। ऑप्शन 3 है, सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित तिथि से पूर्व 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। हमारा 28 का आंसर होगा सी। वन और 3, यानी कि माउंटबेटन वाला ये वाला इसमें क्या था ना कि हिस्सा नहीं बना था। यहाँ भी अगर नहीं होता तो ये भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 29 है, आज़ाद हिंद फौज INA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने बैंकॉक सम्मेलन 1942 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का निर्णय लिया। ऑप्शन 2 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा INA का नेतृत्व संभालने से पहले ही आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। ये क्वेश्चन तो पढ़ने से ही गलत लग रहा है, तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत ही होगा। तीसरा है, जापान द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन आज़ाद हिंद सरकार को सौंपने का निर्णय बोस द्वारा INA का नेतृत्व संभालने के बाद लिया गया था।
इसमें हमारा आंसर होगा ए 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज़ाद हिंद फौज INA के मुकदमे ने अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जिसने ब्रिटिश सरकार को स्वयं न्यायिक कार्रवाई की अपेक्षा भारतीय जनमत पर उसके प्रभाव के कारण अधिक चिंतित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन सही है? ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार करने के बाद आंदोलन ने सांप्रदायिक बाधाओं को पार कर लिया था। INA अधिकारियों के प्रथम दल को दी गई सजा को माफ करने का निर्णय लिया। ऑप्शन 2 है, विभिन्न विचारधाराओं के छात्र संगठनों, श्रमिकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर INA मुकदमों के विरोध में भाग लिया। INA आंदोलन के समय कांग्रेस कार्य समिति ने संयम रखने की बजाय व्यापक सविनय अवज्ञा को प्रोत्साहित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 और 2। क्योंकि ये वाला आंसर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रोत्साहित नहीं किया गया था। इंग्लिश में का PDF है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑल इंडिया किसान सभा और 1930 के दशक के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से युग्म सही है? बर्खास्त आंदोलन बिहार, ये सही है। नाहरकर सत्याग्रह बंगाल का वर्धमान जिला, ये भी सही है। हाट टोला आंदोलन, ये उत्तरी बंगाल का है, तो ये गलत है। और ये बटाइयों का आंदोलन, ये भी बंगाल, तो हमारा ऑप्शन होगा C। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की विचारधारा उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, HSRA ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के एक संघीय गणराज्य की स्थापना की परिकल्पना की। संगठन उपनिवेशवादी शोषण और आर्थिक असमानता दोनों को समाप्त करने के लिए समाजवाद को अनिवार्य मानता था। HSRA का विश्वास था कि स्वतंत्रता पाने के लिए सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियां ही पर्याप्त थी। HSRA का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह आयोजित करने के साथ साथ जनसामान्य जन में क्रांति विचारधारा को प्रसारित करना भी था। हमारा इसका आंसर होगा A 1, 2 और 4। ये HRS का विश्वास, ये जो हमारा थर्ड वाला है, ये गलत है, क्योंकि HRS का विश्वास स्वतंत्रता पाने के सशस्त्र विद्रोह नहीं है, उसमें व्यक्तिगत समूह भी शामिल थे काफ़ी सारे। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन गलत है। तो व्यक्तिगत समूह भी थे, तो इसलिए 1, 2 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र ने अपना वर्तमान स्वरूप ईसवी सन के प्रारंभिक काल के आसपास प्राप्त किया, यद्यपि इसके प्रारंभिक अंश मौर्य काल से संबंधित है। मैगस्थनीज की इंडिका केवल बाद के शास्त्रीय लेखकों द्वारा उद्धृत अंशों के रूप में ही उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 2 है 3, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी कृति को एक अज्ञात ग्रीक व्यापारी ने लिखा था, जो भारत के बंदरगाहों और समुद्री व्यापार की महत्वपूर्ण जानकारी देती है। तो ये हमारा ये ऑप्शन भी इसमें सही होगा। हमारा आंसर होगा इसमें 1, 2 और 3।
क्वेश्चन नंबर 34 है, पुरापाषाणकालीन स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? सोहन घाटी, हस्त कुठार, चोपर, ये हमारा सही होगा। भीमबेटका असूलियन परंपरा, जिसके पश्चात मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ, ये भी हमारा सही होगा। अतिरम पल्लम विशिष्ट रूप से उत्तर पुरापाषाण कालीन स्थल है, ये नहीं, इसका होगा यहाँ प्रारंभिक होगा। प्रारंभिक और मध्य के बीच की बात है ये, और स्थान है ये तमिलनाडु। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 पे मध्य पाषाण कालीन स्थलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान में कोठारी नदी के तट पर स्थित लंगनाज को भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल माना जाता है। गुजरात में स्थित बागोर से इसके प्रारंभिक सांस्कृतिक चरण में सूक्ष्म पाषाण उपकरण समाधान पशुओं की अस्थियां प्राप्त हुई। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताएं। 35 का है हमारा, ना तो एक ना ही, तो आंसर होगा इसका डी, क्योंकि राजस्थान में काठोरी नदी के तट पर स्थित लंगनाज को भारत का सबसे मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं माना जाता, ये भी सही नहीं है। और गुजरात में स्थित बाघोर, ये भी आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती पशुपालक और आखेटक पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। गुफकराल के प्रारंभिक चरण की विशेषता पालतू पशुओं एवं पौधों के साथ साथ मृत भांडों की उपस्थिति थी। ऑप्शन 3 है, बेलन घाटी के पुरास्थल आखेटक खास संग्रहण से भोजन उत्पादन की ओर संग्रहण का प्रमाण प्रदान करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसका हमारा आंसर होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 37 है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति विवरण का कायथा उज्जैन के निकट काली सिंध नदी के तट पर स्थित है, ये हमारा आंसर दूसरा नहीं होगा। कायथा उज्जैन के निकट आहड़ यानी कि बनास संस्कृति सफ़ेद रंग से चित्रित विशिष्ट काला लाल मृदभांड मालवा महेश्वर और नवदाटोली में इसकी खोज की गई। जौरवे संस्कृति एक विशिष्ट स्थल के नाम पर इसका नामकरण है। इसमें हमारा आंसर होगा सी, 4 नहीं होगा, क्योंकि जोरबे इसमें गलत होगा, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, दक्षिण भारत में महापाषाणकालीन समाधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महापाषाणकालीन समाधान सामान्यतः आवासीय क्षेत्रों से अलग स्थित कब्रिस्तानों में निर्मित होते थे और वह लौह युग की एक प्रमुख विशेषता थे।
ऑप्शन 2 है शिष्ट समाधानों का निर्माण ग्रेनाइट की पट्टिकाओं से किया जाता था, जबकि शैलकृत कक्षीय समाधानों के प्रमाण मुख्यतः केरल से प्राप्त हुए। ऑप्शन 3 है जूना पानी के अश्व समाधानों के प्रमाण प्राप्त हुए, जो यह संकेत देते हैं कि घोड़े भारतीय उपमहाद्वीप के स्वदेशी जीव थे। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर उत्तर बताएं। इसका आंसर होगा ए 39 का। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा की बस्तियां सामान्यतः पश्चिमी दुर्ग एवं पूर्वी निचले नगर में विभाजित थी। ऑप्शन हमारा इसका एक सही है। लोथल का नगरीय विन्यास भी हड़प्पा के समान था, जिसमें दुर्ग और निचला नगर पर कोटे द्वारा पृथक किए गए थे। ऑप्शन 3 है कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों ही रक्षात्मक दीवारों से घिरे थे, जबकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में ऐसे दुर्ग नहीं थे। लोथल का नगरीय विन्यास यानी कि हमारा आंसर होगा इसका सी। ये वाला गलत होगा, ये दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है हड़प्पा समाज और अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है मन का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प उद्योगों में से था, जिसके महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र मोहनजोदड़ो तथा लोथल थे। हड़प्पी लिपि में सभ्यता के विकास क्रम के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, जो उसके व्यापक उपयोग का संकेत देते हैं। सिंधु एवं पंजाब में गेहूं जो मुख्य खाद्यान्न थे, जबकि गुजरात के कुछ भागों में चावल बाजरा अधिक प्रचलित थे। हड़प्पा सभ्यता में पुरुष सामान्यतः व्यक्तिगत आभूषणों का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि आभूषण मुख्यतः महिलाओं से संबंधित थे। इसमें हमारा आंसर होगा बी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 41 है हड़प्पा स्थलों की भौतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सुमेलित है। हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा बिटुमिन द्वारा अवरोधी बनाया गया महा स्नानागार मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में गेहूं और जौ की कटाई से संबंधित गोलाकार ईंटों के चबूतरे। कालीबंगा 7 अग्नि वेदिकाओं की एक पंक्ति की खोज। चूड़ामणि मन के बनाने की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाने वाली कार्यशाला। ये इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन को अब आकस्मिक एवं विनाशकारी पतन की बजाय नगरीकरण के कार्यक्रमिक ह्रास की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त कथनों के आधार हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि जहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहरी केंद्र प्रत्यक्त हो गए थे, वहीं गुजरात, हरियाणा, ऊपरी दोआब जैसे क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या बढ़ गई थी। ऑप्शन 2 है हड़प्पा सभ्यता की अनेक विशिष्ट नगरीय विशेषताएं जैसे लिपि, मानकीकृत बाट मुद्रा लुप्त हो गई, यद्यपि उन अनेक बस्तियां निरंतर आबाद रही। ऑप्शन 3 है भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर हड़प्पा कालीन बस्तियों का पूर्णतः लोप हो गया।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताएं। इसका आंसर होगा हमारा बी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 43 है। प्रारंभिक वैदिक समाज, राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर पहला है, प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था में पशुधन संपत्ति का प्रमुख मापदंड था, जबकि कृषि का स्थान गौण था। ऑप्शन 2 है, राजा का पद पूर्णतः आनुवंशिक था और उसके चयन के लिए कबीलाई सभ्यताओं की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। प्रारंभिक वैदिक समाज कबीलाई स्वरूप का था तथा सामाजिक संबंध मुख्यतः नातेदारी पर आधारित थे। इसमें हमारा आंसर होगा 43 सी, 1 और 3। 2 वाला हमारा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, वर्ण व्यवस्था के उदय के साथ ब्राह्मण और क्षत्रियों का सामाजिक वर्चस्व बढ़ता गया, जबकि वैश्य मुख्यतः उत्पादक वर्ग बन गए। ऑप्शन 2 है, प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में अनुष्ठान अधिक विस्तृत हो गए थे। तेजी से शासन वर्ग में राजनीतिक अधिकार एवं भौतिक श्रेष्ठता को वैधता प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने लगे। लोहे के प्रचलन में घाटी में लोहे निर्मित हल के फौल तथा कुदालों के व्यापक उपयोग के माध्यम से तत्काल कृषि तकनीकी परिवर्तन ला दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2। क्योंकि लोहे के प्रचलन में गंगा में लोहे निर्मित हल के फाल तथा कुदालों के व्यापक, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, वैदिक साहित्य से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वैदिक ग्रंथ विवरण। संहिताएं वैदिक ग्रंथों के मूल में निहित वैदिक भजनों और मंत्रों का संग्रह ब्राह्मण मंत्रों यज्ञ अनुष्ठानों की व्याख्या करने वाले गद्य ग्रंथ हैं। अरण्य नकारात्मक आत्माओं को भगाने के लिए जादुई मंत्रों और तवीजों से संबंधित हैं। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के दार्शनिक परिशिष्ट, जिन्हें सामूहिक रूप से वेदांत के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारा आंसर होगा सी, यानी 1। ये जो है नकारात्मक आत्माओं को भगाने का, ये गलत है। 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूर्व वैदिक काल के लोगों के धार्मिक विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व वैदिक काल के लोगों ने वायु, जल, वर्षा, अग्नि जैसी प्राकृतिक शक्तियों का मानकीकरण किया। उन्हें मुख्य रूप से पुल्लिंग रूपों में कल्पित किया गया। वैदिक धर्म का मुख्य बल भौतिक लाभों की बजाय आध्यात्मिक उत्थान और अमूर्त दार्शनिक चिंता पर आधारित था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमारा उत्तर होगा इसमें 1। 47 है हमारा, सूची 1 को सूचीबद्ध 8 कुल का महासंघ, जिसमें अल्पतंत्रीय गणसंघ शासन व्यवस्था थी। ये तो पढ़ने से सही लग रहा है, बजी ऐसा ही था।
कौशल कौशल काशी राज्य का विलय करके एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में उभरा था। हाँ, हमारा ये भी सही होगा। मगध उर्वर आर्द्र धान उत्पादन क्षेत्र, जिसकी राजधानी प्रारंभ में राजगृह तथा पाटलिपुत्र थी। काशी वाराणसी राजधानी जो वर्तमान वाराणसी जिले के आसपास स्थित है, यानी कि इसमें हमारा आंसर होगा ए। ये सभी ठीक मिलान किए गए हैं। निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए। मगध का सबसे प्रमुख महाजनपद के रूप में उदय न केवल सैन्य विस्तार का परिणाम था, बल्कि यह अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों और दूरदर्शी राजनीतिक रणनीतियों से भी संभव हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा कथन के आधार पर सही है? मगध को उपजाऊ जडोल लोहा अयस्क निक्षेपों और महत्वपूर्ण नदीय स्थल मार्गों तक सुगम पहुंच प्राप्त थी। ऑप्शन 2 है, राजधानी को पाटली स्थानांतरित करने से मगध को उत्तरापंत और नदी परिवहन पर नियंत्रण करने में सहायता मिली। बिंबिसार ने क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ वैवाहिक संबंधों और राजनयिक संबंधों के माध्यम से मगध का सुदृढ़ीकरण किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हैं। हमारा इसमें आंसर होगा ए 1, 2 और ये तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, हर्यक, शिशुनाग और नंद राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? राजवंश समृद्ध घटनाएं। हर्यक वंश मध्य से काशी का एक हिस्सा प्राप्त किया। हर्यक वंश ने सदस्यों के बीच फूट डालकर एक लंबे संघर्ष के बाद बजी को हस्तांतरित किया। शिशुनाग वंश अंतिम मौर्य शासक को अपदस्थ करने के बाद महापद्मनंद द्वारा स्थापित किया गया। तो इसमें हमारा आंसर सिर्फ ये वाला सही है, तो आंसर बी होगा। ये दोनों गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, महावीर के ने पार्श्वनाथ द्वारा पहले से प्रतिपादित 4 सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को शामिल किया। ये हमारा सही है। पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगीति ने महावीर की पवित्र शिक्षाओं को 12 अंगों में विभक्त किया। ये भी हमारा। दिगंबर संप्रदाय ने प्रथम संगीति में संकलित जैन ग्रंथों को स्वीकार किया, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय ने इसे अस्वीकार किया। ये हमारा गलत होगा। हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, संघ की सदस्यता जाति आयु का विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए अनुमेय थी। ऑप्शन 2 है, 4 आर्य सत्यों के अनुसार दुख की उत्पत्ति इच्छा, तृष्णा, अज्ञानता और आसक्ति से होती है। 3 में अष्टांगिक मार्ग के तहत साम्यक आजीविका का सिद्धांत निष्कपट साधना के माध्यम से अपनी आजीविका का अर्जन करने पर बल देता है। हमारा आंसर होगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, प्रथम सूची 1 को प्रथम बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन। द्वितीय
द्वितीय बोध संगीति बोध संघ का स्थविरवादियों और महासंघिकाओं में स्थायी विभाजन। तृतीय बोध संगीति में हमारा है विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन। महायान संप्रदाय बुद्ध की प्रतिमा पूजा को स्वीकार किया और सिद्धांतों में परिवर्तित किया गया। तो ये तो हमारा 4 तो सही मिला हुआ है। 4 हमारा सही मिला हुआ है। इसका आंसर हमारा होगा ए। क्योंकि इसका आंसर प्रथम बोध संगीति ये हमारी मैचिंग करेगी 3rd से विनय पिटक सूत पिटक, और द्वितीय हमारी करेगी 2 से, और 3rd है हमारा ये, और ये दोनों मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 53 है आजीवक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उभरे महत्वपूर्ण नास्तिक संप्रदाय में से एक थे। निम्नलिखित में से उनके मुख्य सिद्धांतों 5 महाव्रतों के पालन और कठोर तपस्या के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त की जाएगी। ये तो गलत ही है, क्योंकि वो तो नास्तिक की बात कर रहे हैं ना। मानव जीवन और भाग्य पूर्ण रूप से नियति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, जिसमें स्वेच्छा या कर्म की प्रभावशीलता के लिए कोई स्थान नहीं। वैसे मेरे हिसाब से तो ये सही होगा। आगे देखते हैं। मध्य मार्ग और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, तो ये भी गलत। वेदों की सत्ता और विस्तृत यज्ञों का यज्ञ वगैरह की तो कोई बात ही नहीं की उन्होंने। तो हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और एक संधि के माध्यम से एराकोशिया, एरिया, पेरोनिसडाई और गेडोसिया सहित क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। ऑप्शन 2 है मेगास्थनीज ने सेल्यूकस निकेटर राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के दौरा किया था। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। अशोक की धम्म नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, धम्म महामाते की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि मात्र बौद्ध संघ को संपूर्ण साम्राज्य में अशोक की धम्म नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त माना गया था। 13वें बृहद शिलालेख में युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय पर बल दिया गया था। धम्म की नीति का उद्देश्य ब्राह्मणवादी बौद्ध सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित कर संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में एक समान धार्मिक विश्वास स्थापित करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऊपर के दोनों कथन सही है, A, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 56 है मौर्य प्रशासन के संबंध में। ऑप्शन नंबर प्रांतीय प्रशासन का मुख्य राजकुमार होता था, जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में प्रांतों का शासन चलाता था और उसे महामातों और एक मंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। रजूक जिला प्रशासन का समग्र प्रभारी था, जबकि युक्ति ग्रामीण स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करता था। यद्यपि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, फिर भी ग्रामीणों को अपने मामलों के प्रबंधन में एक निश्चित सीमा तक स्वायत्तता प्राप्त थी।
हमारा आंसर होगा इसका 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 57 है, मौर्यकालीन कला स्तूप और शैल स्थापत्य संबंधित निम्नलिखितों में से यानी कि विशेषता बतानी है और विवरण बताना है। तो मौर्यकालीन पाषाण कला अत्यधिक चमकदार चिकनी कान जैसी सतह के लिए प्रसिद्ध थी। सांची का बृहद स्तूप मूल रूप से शासन काल के दौरान ईंटों से निर्मित और शुंग काल के दौरान पत्थरों से निर्मित भरूच स्तूप पत्थर की वेदिका और तोरणों के लिए प्रसिद्ध, जिसमें यक्ष यक्षिणी जातक चैतन्य मुख्य रूप से भिक्षुकों के लिए आवासीय मठों में उत्खनित। हमारा आंसर होगा इसमें ए 1, 2 और 3 चैतन्य वाला सही नहीं है। चैतन्य मुख्य रूप से भिक्षुकों के आवासीय मठ, चैतन्य मुख्य रूप से भिक्षुकों के लिए आवासीय मठ। क्वेश्चन नंबर 58 है 58 हिंद यूनानी शासक पार्थियन कुशाणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। शासन समृद्ध घटनाक्रम, मीनांडर भिक्षुक नागसेन के प्रभाव में बौद्ध धर्म अपनाया, रुद्रदामन ने उनका जूनागढ़ अभिलेख शास्त्रीय संस्कृत में रचित प्रथम अभिलेख माना गया, गोंडोफर्निस बौद्ध सिद्धांत के समाधान हेतु चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, भीम कड़फिश भारत में शासकों द्वारा नियमित रूप से स्वर्ण मुद्राओं का प्रारंभ किया गया। इसका आंसर देखते हैं। फिफ्टी 58 का होगा हमारा 1, 2 और 4। 58 का है 1, 2 और 4 यानी डी आंसर है हमारा। 59 है, कुषाण साम्राज्य कुषाण साम्राज्य कनिष्क प्रथम के शासनकाल में अपनी शक्तियों के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए और इसका विस्तार दक्षिण सांची पूर्व में वाराणसी तक था। चौथी बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया और मध्य पाषाणकालीन चीन की ओर से बौद्ध धर्म गतिविधियों को गति दी। कुषाणों ने सुदूर उत्तर पश्चिम में पार्थियनों के बाद शासन ग्रहण किया और उत्तर भारत के क्षेत्रों में क्रमिक चरण में अपना विस्तार किया। उपयुक्त कथनों में से सही है सी 1 और 3। हमारा आंसर होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 60, सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। सातवाहन शासकों ने राजस्व की रक्षा के लिए धार्मिक संस्थानों को कर मुक्त भूमि पर अनुदान देने पर रोक लगा दी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पश्चिम भारत के शासक नहपान को पराजित किया और सातवाहन साम्राज्य का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया। सातवाहन साम्राज्य आहार राष्ट्र नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था, जबकि गांव का प्रशासन ग्रामीण द्वारा संचालित था। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 है,
गंधा गांधार, मथुरा, अमरावती कला शैलियों के संबंध में सही नहीं है। उसने हमसे पूछा है कि सही नहीं है। गांधार शैली बुद्ध की प्रतिमाओं में हेलेनिस्टिक प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें पारदर्शक वस्त्र और संकुचित केस प्रमुख विशेषताएं हैं। मथुरा शैली मुख्य रूप से स्थानीय स्तर से उपलब्ध सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी। ये वाला ही ऑप्शन मुझे तो गलत लग रहा है, मतलब लग रहा है गलत तरीके से, वो तो सही है। अमरावती मूर्ति सफ़ेद चूना पत्थर से निर्मित की गई तथा इसमें लंबे पतले रूपों की विशेषताएं हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी। संगमरमर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही है, सुमेलित नहीं है, पूछा है उसने हमसे। चोल उरैया में राजधानी और कावेरीपट्टनम पुहार में मुख्य पतन है। चेरबंजी में और कोरकई में प्रमुख बंदरगाह करिकाल, चोल, कावेरी नदी के प्रारंभिक बांध निर्माण है। इसमें चेर वाला सही है, हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, संगम युग के समाज और अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीतल आर्थिक क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से मत्स्यन और नमक उत्पादन पर निर्भर थे, जबकि मरुधम क्षेत्र के लोग हल आधारित कृषि करते थे। तमिल समाज में सती प्रथा अनुपस्थिति रोमन विश्व के समृद्ध व्यापार विकास मुख्य रूप से मध्य एशिया मध्य से स्थल रेशम मार्ग का उपयोग के कारण हुआ था, जिसमें मुजरिस, कावेरीपट्टनम जैसे बंदरगाहों का विलय किया गया था। इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर होगा सी, यानी कि 1 वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, संगम साहित्य के संबंध में एट्टू, तोगई और पट्टू संयुक्त रूप से संगम साहित्य के वीर संकलनों की 2 श्रेणियां बनाते हैं। तिरुकुरल और 18 उपदेशात्मक ग्रंथों के संग्रह पत्तीनेक्किल का भाग है। इसमें भी हमारा आंसर होगा सी, ये दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, गुप्त शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के पराजित शासकों के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय उनके द्वारा अधीनता स्वीकार करने के बाद पुनर्स्थापित करने की नीति का पालन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाटकों के साथ वैवाहिक संबंध के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ किया और पश्चिम भारत के शासकों को हराया। स्कंद पुराण ने हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, लेकिन उनके शासनकाल में गुप्त स्वर्ण सिक्कों की गुणवत्ता और विविधता में गिरावट देखी गई। इसमें हमारे तीनों ही आंसर सही हैं। गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर, गुप्त सम्राटों ने परम पट्टाकारक, परम द्वैत चक्रवर्ती, परम परमेश्वर जैसी प्रतिष्ठित उपाधियां धारण की। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा
गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदान केवल व्यक्तिगत ब्राह्मणों को ही दिया जाता, नए विकसित क्षेत्रों में नहीं। ये वाला तो ऐसा कुछ नहीं था कि केवल उन्हें ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। धार्मिक प्राप्तकर्ताओं को भूमि अनुदान देने की बढ़ती प्रथा ने गुप्त राजाओं को ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभाव को योगदान दिया। ये सही है, हमारा आंसर होगा C1 और 3। क्वेश्चन नंबर 67 है, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कंद गुप्त के शासनकाल के दौरान सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई को दिए गए महत्व को दर्शाता है। लोगों को अवैतनिक श्रम के लिए बाध्य किया गया था, जिसे विष्टि कहा जाता है। कृषि योग्य भूमि को सामान्यतः क्षेत्र कहा जाता है और कृषि के अंतर्गत न आने वाली भूमि को खिल अपृहत कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तीनों क्वेश्चन आंसर हमारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुप्त और गुप्तोत्तर काल के दौरान साहित्य, विज्ञान, शिक्षा के संबंध में कथनों पर। गुप्त काल में कई पुराणों का संकलन हुआ। उन्होंने कहानियों, उपवासों, तीर्थ यात्राओं के माध्यम से विष्णु शिव की पूजा को लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन नंबर 2 है, आर्यभट्ट ने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ग्रहण की गई व्याख्या की प्रस्तावित किया। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। हर्ष के शासनकाल के दौरान नालंदा महायान बौद्ध शिक्षा एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुई। ऑप्शन 4 है, गुप्त काल के शास्त्रीय संस्कृत नाटकों में सभी पात्रों के लिए समान रूप से संस्कृत का उपयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से सही है 1, 2 और 3 और गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित है? अजंता की गुफाएं, बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित करने वाली गुप्तकालीन पेंटिंग, भीतरगांव वर्तमान कानपुर में स्थित ईंटों से निर्मित नागर शैली मंदिर है। ये भी सही है। महाबलीपुरम चालुक्यों के द्वारा निर्मित, ये नहीं होगा। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ मंदिर पल्लवों के अधीन था। ये भी सही होगा। हमारा आंसर होगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्य शासकों ने अपनी पहली राजधानी कन्नौज में स्थापित की, जहां से हर्ष ने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हर्ष ने कामरूप के भास्कर वर्मन के साथ मुख्य रूप से इसलिए गठबंधन किया क्योंकि दोनों गौड़ के संशाक को अपना साझा दुश्मन मानते थे। हर्ष की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप तुरंत समग्र उत्तर भारत में लंबे समय तक राजनीतिक अराजकता रही है। किसी भी स्तरीय क्षेत्र साम्राज्य का उदय नहीं हुआ। इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया है हमसे। हमारा आंसर होगा इसमें 1 और 3, ये वाला 2 वाला हमारा गलत होगा। सेवेंटी 71 का, निम्नलिखित में से कौन से भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी कि ये तो हो गया हमारा साउथ अमेरिका, ये भी सही होगा। पेरू तो थोड़ा नीचे आ गया, ये नहीं होगा।
हमारा आंसर होगा इसमें 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 72 है, एंडीज पर्वत के से संबंधित निम्नलिखित देशों को, यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ से साउथ में, मिलाना होगा। चिली, कोलंबिया, पेरू। तो हमारा सबसे पहले होगा कोलंबिया, फिर होगा इक्वाडोर, फिर होगा पेरू, फिर होगा चिली, यानी कि हमारा आंसर होगा इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 73 है, हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कैरिबियन द्वीप समूह और उनका विवरण। कैरिबियन द्वीप समूह और उनका विवरण है हमारा हिस्पानियोला। तो ये 2 संप्रभु देशों, तो मेरे हिसाब से ये बैठेगा ये प्यूर्टो रिकोडो, ये बैठेगा ये तो दोनों सही हैं और ये दोनों भी सही हैं। हमारा आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? एक करंट अफेयर के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे हैं। नदी बेसिनों तंत्र, अमेजन, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, रियोनोको बेसिन, वेनेजुएला, कोलंबिया, रियो डी ला प्लाटा बेसिन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, बोलिविया, साओ फ्रांसिस्को बेसिन, अर्जेंटीना और चिली। इसका आंसर होगा 74 का। साओ फ्रांसिस्को बेसिन, अर्जेंटीना और चिली। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सेवेंटी फाइव का आंसर होगा ए, क्योंकि ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इनको सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। डेन होगा दक्षिण और गैलन होगा 4 और विंडवर्ड होगा हिस्पानियोला और मोना पैसिज होगा प्यूर्टो रिको। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, यानी कि जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार और नियोजन तंत्र के संबंधित कथनों पर विचार किया। यह अधिनियम ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के दायरे का विस्तारित करते हुए प्रतिवर्ष गारंटी ग्रामीण मजदूरी रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें सही है। ग्रामीण परिवारों की वित्तीय चल निधि को सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम अनिवार्य करता है कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान
कर दिया जाएगा। तीव्र अवसंरचना विकास सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम ग्राम पंचायत के दरकिनार करते हुए परियोजना नियोजन और पूर्णतः संघ सरकार के अधीन केंद्रित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन इस तरह से आया जैसे इस बार यूपीएससी में नया पैटर्न आया था। ये यूपीएससी का न्यू पैटर्न है। उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? दो कथन सही हैं जिनमें कथन 3 शामिल है। दो कथन सही है जिनमें कथन 3 शामिल है। आंसर तो हमारा इसका बी होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम है, शायद धोखे से हो गया होगा। चलो, तो हमारा आंसर इसमें बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, पद्म पुरस्कारों के चयन में प्रदत्त किए जाने के संबंध में पद्म पुरस्कार समिति और नामांकनों का मूल्यांकन करते हैं कि अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति द्वारा एक्सीलेंस प्लस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत केवल दीर्घ सेवा के बजाय असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा सूची को स्वीकार कर देने के बाद पुरस्कारों की घोषणा सामान्यतः प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस से पूर्व संध्या पर की जाती है। हमारा यह आंसर होगा इसका बी। ये गलत है, ये भी गलत है। यानी कि चयन समिति द्वारा एक्सीलेंस प्लस सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत केवल दीर्घ सेवा के बजाय असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 70 है, पशुजन्य नियंत्रण नियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, इन्हें वन्यजीव संरक्षण 1972 में विधिक ढांचे के अंतर्गत जारी किया गया। यह पशु कल्याण सुनिश्चित करने हेतु आवारा कुत्तों की यूथेनेशिया सभी परिस्थितियों में पूर्णतः निषिद्ध है। इसमें हमारा ये दोनों ही गलत है, क्योंकि उसके अनुसार क्या नहीं गया। ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। सार्थक पीडीएस परियोजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसे 2026-31 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, प्राकृतिक प्रसंस्करण जैसी तकनीकों का उपयोग करके भारत सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन को मजबूत करने का भी लक्ष्य रखती है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से लक्ष्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से प्रतिस्थापित नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा हमारा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ऐसी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ऑप्शन नंबर हाल ही में लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पोर्टल के सभी 3 घटकों को एकीकृत करने वाले एक साझा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन 3 आदर्श ग्राम घटक के
तहत ग्राम विकास योजना की निगरानी कई सामाजिक आर्थिक संकेतों क्षेत्रों के आधार पर डिजिटल रूप से की जाएगी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति विद्या योजना ऐप को इस योजना के तहत छात्रावास संबंधी बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए विकसित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3 यानी कि हमारा 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में लॉन्च किए गए हाल ही में लॉन्च किए गए जननी प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, यह एक सेवा उन्मुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे प्रजनन और स्वास्थ्य शिशु स्वास्थ्य पोर्टल के एक उन्नत संस्करण के रूप में अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य अभिलेखों को बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है। ऑप्शन 2, प्लेटफॉर्म क्यूआर सक्षम डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा प्रदान करता है और संपूर्ण भारत में पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए अद्वितीय पहचानकर्ताओं के माध्यम से लाभार्थी पंजीकरण को सक्षम बनाता है। उपयुक्त कथनों में से सही है। इसमें हमारा आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 82 है, कैप्टागन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैप्टागन को मूल रूप से एक सिंथेटिक उत्तेजक दवा के रूप में विकसित किया गया है। सीरिया ऐतिहासिक रूप से अवैध कैप्टागन उत्पादन और तस्करी का प्रमुख केंद्र रहा है। ये दोनों ही सही हैं। इसका आंसर होगा सी। 83 का आंसर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल से जून 2025 के भी भारत में निवेश करने वाले शीर्ष 10 निवेशकों में साइप्रस का स्थान रहा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय यानी कि सेबी ने मई 2026 में साइप्रस को श्रेणी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दर्ज के लिए एक पात्र क्षेत्राधिकार के रूप में आधिकारिक रूप में सूचीबद्ध किया। राउंड टिपिंग पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने साइप्रस के साथ दोहरे कराधान निवेश समझौते को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा उसे स्थायी रूप से अधिसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया। उपयुक्त कथनों में से संबंध है। कथन सेकंड दोनों देशों के मध्य निरंतर वित्तीय विश्वास की पुष्टि करता है जिसे साइप्रस भारत से यह विशिष्ट पीएफआई दर्ज प्राप्त वाले केवल 3 गैर देशों में एक बन गया है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा। कथन थर्ड वास्तविक द्विपक्षीय विनियामक स्थिति का खंडन करता है क्योंकि डीटीएए को पूर्णतः समाप्त करने के बजाय राजकोष के पारदर्शिता के लिए संशोधित किया गया था। कथन 1 है। कथन सेकंड संयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है कि साइप्रस इक्विटी बाजारों में पूंजी निवेश वाले संस्थागत निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण विश्वसनीय आधार है। इसमें ये यूपीएससी वाले पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसमें हमारा आंसर होगा 83 का बी।
क्वेश्चन नंबर 84 है, क्वाड द्वारा प्रारंभ की गई तकनीकी एवं समुद्री सुरक्षा पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण संचार अवसंरचना की संवेदनशीलताओं को कम करने के लिए सुदृढ़ समुद्री तलीय नेटवर्क के विस्तार को प्रोत्साहित करता है। मालाबार अभ्यास जापान के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिससे उद्देश्य हिंद महासागर चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का विरोध करता है। हाल ही में प्रारंभ की गई इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल भारत को अपने समुद्री परिक्षेप की लगभग वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाती है, जो ग्रे जोन समुद्री मिलिशिया रणनीति प्रभावी रूप से पता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमारा केवल एक कथन सही होगा, यानी कि कथन 2 सही है, जिनमें कथन 3 शामिल है। यानी कि इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, न्यू पैटर्न पे है ना, कि कथन 2 कथन सही है और जिसमें एक जो ना हमारा 3 वाला शामिल है, तो ये वाला हमारा होगा आंसर बी। और ये सीनक मिसाइल के संबंध में से सही नहीं है। 85 का हमारा आंसर होगा। और शिनेक एक मध्य दूर की बैलिस्टिक मिसाइल है जो पारंपरिक नाभिकीय दोनों प्रकार के वाहन नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इसे आज पेश नहीं है, भी नहीं होगा। इस मिसाइल में एकल वारहेड डिजाइन किया गया है, रूस तथा नहीं, ये वाला इसमें ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। में से कितने नॉर्डिक देशों का गठन करते हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी हैं, डेन, ये सभी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारत सिंगापुर के बीच व्यापक गतिशीलता संस्थागत ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। व्यापार आर्थिक सहयोग समझौते से प्रेरित होकर सिंगापुर पर 24-25 में भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। सीमा पार पूंजी प्रवाह को सुगम बनाने के लिए सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन ने अपना भारतीय कार्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया। हमारा आंसर होगा इसका बी। भारत चीन सीमा विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी अक्षांश चीन भारत में दावे पर क्षेत्रीय जोन मध्य सबसे विवादित क्षेत्र चीन दक्षिण तिब्बत पूर्वी क्षेत्र मैकमोहन रेखा। हमारा आंसर होगा इसमें बी। 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। स्वीडन ने नाटो का नवीनतम सदस्य बना, ये भी सही है। करंट अफेयर के क्वेश्चन है। क्यूबा के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार। क्यूबा कैरिबियन क्षेत्र का सबसे छोटा द्वीप है नहीं। क्यूबा में पाया जाने वाला बी हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, हाँ ये सही है। इसमें 91 का भारत पर वर्ष 2026 में अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन के भू राजनीतिक निहितार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संभावित अमेरिकी चीन G3 विश्व व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से द्विध्रुवीय वैश्विक संरचना को बढ़ावा देने के साथ भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति निर्धारित लक्ष्य के साथ संरेखित है।
अमेरिका चीन संबंधों में सुधार संभावित रूप से भारत की चीन+1 रणनीति को सुदृढ़ कर सकता है, क्योंकि कंपनियां चीन से आपूर्ति श्रृंखला को स्थानांतरण में तेजी ला सकती हैं। अमेरिका और चीन प्रस्तावित रणनीति स्थिरता पर आधारित रचनात्मक संबंध भारत के लिए की सामरिक प्रासंगिकता को कमजोर कर सकता है। इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 92 भारत नीदरलैंड रणनीति साझेदारी 2026 से 2030 के संबंध में कथनों। भारत नीदरलैंड में ने सेमीकंडक्टर अनुसंधान विश्वसनीय हार्डवेयर आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। इस साझेदारी के तहत नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य ही बना नहीं। तो हमारा आंसर होगा ए। एंटी डंपिंग ड्यूटी के संस्थापक विनियामक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। प्राधिकरण समझौता कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 93 काफ़ी एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आए। एक सेशन हम ऐसा बनाएंगे जिसमें सभी संगठनों को ले लें। तो इसमें हमारा आंसर होगा गेट, वित्त मंत्रालय, ये हमारा तीनों ही सही है, और व्यापार मंत्रालय 3। क्वेश्चन नंबर 94 है भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व के निर्माण, संचालन, प्रबंधन की निगरानी प्रत्यक्ष रूप से हाइड्रोकार्बन महानिदेशक द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सक्रिय SPR सुविधा उपलब्ध है, जबकि अनुमोदित विस्तार योजना के अंतर्गत ओडिशा में एक नए भूभंडारण सुविधा की स्थापना की गई है। नाइन्टी 94 का हमारा आंसर होगा बी। 95 का होगा, ये भी करंट रिलेटिव क्वेश्चन है। खरीफ अभियान कृषि सम्मेलन के संबंध में यह नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित, ये सही है हमारा। इसमें राज्य ICRA वैज्ञानिक और किसान उत्पादक संगठन EPFO को शामिल करके कृषि में सहकारी संघवाद पर जोर दिया जा रहा है, ये भी सही है। इसने कृषि को संवर्धित नहीं, हाँ ये तो बिल्कुल गलत है, पढ़ने से ही गलत लग जाता है कुछ क्वेश्चन तो। 96 में निम्नलिखित कथनों में से राष्ट्रीय उद्यान असाधारण ऊंचाई ढाल के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय से लेकर समशीतोष्णीय एवं अल्पाइन आर्कटिक जलवायु क्षेत्र तक विविधता पाई जाती है। 96 का हमारा होगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। डी 96 का हमारा होगा डी। 97 अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इतना लंबा क्या पढ़ना है, इसका आंसर ही सेंदूर्ण वन्यजीव अभयारण्य, पारा वन्यजीव अभयारण्य, नेपिया वन्यजीव सीमा के अंतर्गत आते हैं। हमारा 97 का होगा ए। 19 में पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 98 ये भी काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका भी फुल फाइन आंसर ही कर लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी न्यू पैटर्न पे आधारित है। क्लास भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इसमें पोस्ट क्वांटम वाला एक क्वेश्चन है। प्रणाली भविष्य में ऐसी त्रुटियां क्वांटम प्रणाली की नहीं की जा सकती। तो हमारा इसका आंसर होगा 1 और 2।
क्वेश्चन नंबर 99 है अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी जिनसे हम ड्रोन बोलते हैं लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इसे ज़मीन पर वक्तबंद ट्रैकों जैसे लक्ष्यों के साथ साथ हेलीकॉप्टर ड्रोन जैसे हवाई तरंगों को भी निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मिसाइल सीमित रूप से समतल भूभाग में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसका डुअल चैनल सीकर कम तापमान और उच्च तंगता वाले क्षेत्र में परिचालन सीमाओं का सामना करना है। इसमें 2 वे रियल टाइम डेटा लिंक और ऑपरेटरों को लॉन्च करने के बाद भी लक्ष्य बदलने या सटीक निशाना लगाने की सुविधा देता है। इनमें कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा हमारा C 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 100 भारत द्वारा कोयला आधारित नाभिकीय ये शांति अधिनियम पारित किया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है, इसका पूरा डीप पढ़ लेना क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी पेपर में आया था। और मेरा जो 20 क्वेश्चन है वो पहली वीडियो में है और ये है, और कल को 26 जुलाई को भी टेस्ट हो चुका है दृष्टि का 3rd, वो 27 को मैं करती हूँ, तब इस पे लेके आती हूँ। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दृष्टि के मेंस के टेस्ट भी करेंगे हम बहुत जल्दी और निबंध के टेस्ट भी हैं। और मैं अभी कुछ समय में मेंस की आंसर राइटिंग यानी कि पॉलिटी से शुरू करती हूँ क्योंकि सभी की पॉलिटी फेवरेट होती है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हम डेली 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हाँ ऐसे करेंगे कि मतलब जैसे PYQ पे ही करेंगे, लेकिन उनकी क्लियर कि कौन कौन से उसमें केस शामिल है, कहाँ से वो टॉपिक ले जाते हैं, किन किन को जोड़ के दिए जाते हैं, तो उसी का हाथ के हाथ शॉर्ट नोट्स बनाना। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।